स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 7 की बुक में पढ़ा रहा था आपको। और आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 12 यानी चैप्टर 12 औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, जिसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहता है। इसके पहले हम लोगों ने जहांगीर को पढ़ा, शाहजहां को पढ़ा, अकबर को पढ़ा, बाबर, हुमायूं सबको पढ़ लिया। यानी पूरा मुगल काल में जो है सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। ओके, ये क्लास 7 की बुक है। बेसिक जीएस अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 6 से 12 तक की जियोग्राफी की और हिस्ट्री की किताबें पढ़ लीजिए। फिर आप कोई बड़ी किताब पढ़िए। ओके, तभी आपको समझ में आएगा। पाठ 12 औरंगजेब। शुरुआत में यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तृत किया यानी विस्तार किया। औरंगजेब विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, परंतु इसी समय मुगल वंश पतनोन्मुख हो गया था। आप समझ लीजिए पहले ये क्या कह रहा है। देखिए, वैसे मुगल वंश में तो बहुत सारे शक्तिशाली शासक हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया। लेकिन जो अंतिम शक्तिशाली शासक था वो कौन था? औरंगजेब। मतलब इसके बाद जितने भी शासक आएंगे, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, तो इसके बाद जितने भी शासक आते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। मतलब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, मुगल साम्राज्य एकदम बिखरने लगता है, टूटने लगता है। ओके, तो इसलिए इसको अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। औरंगजेब को अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसने अपने साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तृत कर लिया था, मतलब दक्षिण तक विस्तार कर लिया था। बहुत बड़ा साम्राज्य इसका था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप में। ओके, अभी आगे पहले मैं पढ़ दूँ थोड़ा सा, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है औरंगजेब आपका। ओके, औरंगजेब जो है इसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक मैंने बताया। 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। मतलब ये बहुत ज़्यादा शान शौकत, बहुत ज़्यादा जैसे होता नहीं कि पैसा है तो भाई बहुत ज़्यादा एकदम शान शौकत में रहें, तो उसका इसने त्याग किया, तड़क भड़क शान शौकत का, और बहुत सादगी जीवन बिताया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। ओके, मतलब आप सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम मदिरा नहीं पी सकते थे। काफ़ी ज़्यादा कठोर प्रतिबंध इसने लगा दिया। अनैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नज़र रखने हेतु मुहतसिब नियुक्त किए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मुहतसिब किसने नियुक्त किए थे और क्यों नियुक्त किया था? तो मुहतसिब जो था ये औरंगजेब ने नियुक्त किया था। एक आप कह सकते हैं एक पद था, पद आप कह सकते हैं। जैसे पुलिस प्रशासन होता है ना भाई, कि कोई एक दूसरे को पीट ना सके, गाली ना दे सके, अमानवीय व्यवहार ना कर सके, इसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन आज रोकने का काम कर रहा है, या फिर जो भी अधिकारी वर्ग हैं। लेकिन उस समय इसी पुलिस प्रशासन के तौर पर हम कह सकते हैं मुहतसिब औरंगजेब ने नियुक्त किया था। जैसे इसलिए नियुक्त किया गया था इसे, ताकि लोग अनैतिकता ना कर सकें, यानी सही आचरण करें, एक दूसरे के साथ गलत ना कर सकें, लोगों के जन आचरण पर नज़र रखने के लिए इसका निर्माण किया गया था, इस पद का। ओके, उसने दरबारी नृत्य संगीत पर भी रोक लगा दी, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया। मतलब जो नाच गाना था इस पर, इसको मतलब हटा दिया एक प्रकार से। कि मैंने बताया ना शुरुआत में कि शान शौकत में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, तो इसलिए नृत्य संगीत पर रोक लगाई। हालांकि संगीत को प्रतिबंधित नहीं किया, लेकिन रोक जरूर लगा दी एक प्रकार से। परमानेंट एकदम हटा नहीं दिया कि भाई कभी होगा ही नहीं, कुछ अगर शुभ अवसर है तो चाहे हो जाए, लेकिन ऐसे हमेशा नहीं होता था। वह स्वयं एक सिद्धहस्त बीड़ा वादक था, यानी बीड़ा बजाने का काम करता था। समारोहों के समय हरम में संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता रहा। मैंने बताया ना कि जब कोई विशेष समय होगा तभी संगीत आयोजन होगा। जैसे कोई समारोह है, शादी विवाह है तो ही होता था, वैसे फालतू में बैठे हैं तो ये सब नहीं होता था। ओके,
क्या पिछली कक्षा में आपने किसी ऐसे शासक के बारे में पढ़ा था जो वीणा बजाता था? तो आपको अब याद करना है। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं आपको बता दूं ये कहाँ मिलेगा। ये आपको प्राचीन इतिहास में मिलेगा। ओके, प्राचीन इतिहास में जब आप पढ़ेंगे, मैं शासक का नाम नहीं बता रहा हूँ, प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सिक्का है, उस सिक्के में किसी शासक को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इतना मैंने स्पष्ट कर दिया, बता दिया, बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुस्लिमों से ज़कात यानी धार्मिक कर लिया जाता था और गैर मुस्लिमों से जजिया की पुनः वसूली प्रारंभ कर दी गई। अब ये जो औरंगज़ेब था, इसने, जैसे अकबर ने जजिया कर पर रोक लगा दी गई थी कि भाई हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन औरंगज़ेब जब शासक बनता है तो ये पुनः जजिया कर को आरंभ कर देता है। जजिया कर क्या था? ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब जो मुसलमान धर्म नहीं स्वीकार किए हैं, जो मुस्लिम नहीं हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, मतलब मुस्लिम के अलावा जितने भी धर्म के लोग हैं उन सब से जजिया कर लिया जाता था। जजिया एक टैक्स था। ओके, कहीं कहीं इसको धार्मिक कर भी बताया गया है। और मुस्लिमों से एक ज़कात कर लिया जाता था, जिसे धार्मिक कर कहते हैं। औरंगज़ेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुगल राज में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिनके लिए पर्याप्त जागीरें एवं वेतन की व्यवस्था होना आवश्यक था। इसके अलावा लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि जागीरदार तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर ही खेती बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। औरंगज़ेब की स्थिति एक ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास एक अनार 100 बीमार। अब भाई, एक अनार 100 बीमार कहने का मतलब ये है कि चूँकि जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा देश में जनसंख्या बढ़ जाए, लेकिन रोज़गार देने के लिए कोई विभाग ही नहीं, मतलब इतना पैसा ही नहीं सरकार के पास कि लोगों को रोज़गार दे पाए। कर्मचारी बहुत ज़्यादा आ जाएं राज्य में और उनको देने के लिए पैसा ही ना रहे। तो ऐसे ही क्या था कि औरंगज़ेब का दरबार था। औरंगज़ेब के दरबार में अमीर या फिर जो अधिकारी थे वो, उनकी संख्या बढ़ रही थी, लेकिन उनको देने के लिए, अब चूँकि या तो पैसा दे नगद या तो जागीर दे दे, तो जागीरें थी ही नहीं उसके पास इतनी कि इतने अधिकारी को बांट सके। जागीर का मतलब होता है क्षेत्र। ओके, जागीर का मतलब क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र। तो जागीरें और वेतन की व्यवस्था जो थी, ये कैसे करें, एक बहुत बड़ी समस्या थी इसके लिए। लगान उतना मिल नहीं रहा था। ओके, तो इसीलिए कहा गया औरंगज़ेब की स्थिति एक ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास अनार तो एक ही है और बीमार कई हैं। अब एक ही अनार है, अब किसको दिया जाए भाई? इन अनार खाने से लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य सही रहता है, तो अब 100 लोग बीमार हैं, किसको दे दें? अनार एक ही है। तो ऐसे ही औरंगज़ेब के पास जो है व्यवस्थाएं कम हैं, वेतन कम है, जागीर कम है, लेकिन अधिकारी अमीर वर्ग ज़्यादा हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए एक विकल्प था, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना। अब क्या मतलब, एक ही उपाय है भाई, जागीरदार यानी कि क्षेत्र को बढ़ाने का एक ही उपाय है, दूसरे राज्यों को हड़पना। ओके, इसी सोच में उसने अहोम, इसको देखिए असोम भी बोलते हैं, आज इसको हम असम बोलते हैं। ओके, असम राज्य, बीजापुर, असम जो है ये पूरब में है, पूर्वोत्तर का राज्य, और बीजापुर गोलकुंडा दक्षिण के है। तो इन सभी राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया, पर जितना लगान इन राज्यों को मिलाने पर मिलता था उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता। समय समय पर उनके विद्रोहों को शांत करने के लिए धन, समय, ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती थी। अब कोई अमीर या कोई अधिकारी है, उसको वेतन कम दिया जा रहा है, जागीर कम दिया गया, तो विद्रोह कर देता था कि हमको ऐसा, हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। तो उसके विद्रोह को शांत करने के लिए, दबाने के लिए भी सेना भेजनी पड़ती थी। ओके, क्योंकि जो सेना होती थी कहीं ना कहीं इनके पास भी होती थी। ये जो जागीरदार होते थे, अमीर होते थे, या फिर जो अधिकारी वर्ग होते थे, इनके अंडर में भी कुछ सेना होती थी। तो ये जब विद्रोह करते थे राजा के खिलाफ, तो राजा अपनी शाही सेना भेजता था, तो उसके लिए पैसा चाहिए भाई, काफ़ी ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती थी। औरंगज़ेब को जब जाटों, बुंदेलों, सिखों, सतनामियों और उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्रों के पठानों के विद्रोह के साथ ही राजपूतों, मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। ओके, तो ये यहाँ पर डिटेल में तो नहीं बताया गया आपको, लेकिन जब आप रेगुलर क्लासेस लेंगे मुगल की, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इस जाटों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया, बुंदेलों ने, सिखों ने, सतनामियों ने। ओके, उत्तर पश्चिमी
क्षेत्र के पठानों ने भी विद्रोह किया था, राजपूतों ने विद्रोह किया था। मतलब बहुत ज़्यादा समस्या थी शुरुआती दौर में इसको, जब ये शासक बना। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1691 ईस्वी में उसने जाटों का दमन किया, किंतु यह विद्रोह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ। जाटों का संघर्ष चलता रहा। इसके अतिरिक्त मेवात तथा नारनौल के सतनामियों ने भी समय समय पर विद्रोह किए। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देख लीजिए औरंगजेब का साम्राज्य। ओके, ये जो हरे रंग से है पूरा ना, औरंगजेब का साम्राज्य है। तो मैं चित्र को ऊपर करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कितना बड़ा साम्राज्य है। लगभग संपूर्ण भारत आ गया था। दक्षिण के कुछ राज्य छोड़ दिए जाएं और थोड़े से पूर्वोत्तर के छोड़ दिए जाएं, कश्मीर को छोड़ दिया है, तो बाकी सारा जो साम्राज्य है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर, ये सब उसमें औरंगजेब के अधिकार में आता था। उसके समय तक मुगल तथा सिखों के मध्य संबंध काफ़ी बिगड़ चुके थे। सिखों की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए उसने पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिए। मुगलों की सेना तथा सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हो गए। तो सिखों के जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनकी सेना के बीच और मुगलों की सेना के बीच युद्ध हुआ। हालांकि गुरु गोविंद सिंह इसमें पराजित हो जाते हैं। इसके साथ ही औरंगजेब को पठानों से भी युद्ध करना पड़ा, यानी जूझना पड़ा, जो अपनी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे, तथा अंग्रेजों ने भी इन्हें समाप्त करने का संकल्प किया। उसने कूटनीति तथा दमनकारी नीति अपनाकर 1678 ईस्वी में तक पठानों का विद्रोह समाप्त कर दिया। मतलब बहुत सारे विद्रोह हुए। अंग्रेज को राजपूतों का भी सामना करना पड़ा। यद्यपि उसने स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने में अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त किया था। उसने राजपूत राजा जय सिंह तथा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किए थे, किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकारी के पद को लेकर औरंगजेब और राजपूतों के मध्य संबंध खराब हो गए, अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिसका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। तो शुरुआत में जो संबंध था सही था, लेकिन जैसे जो जय सिंह थे या जसवंत सिंह थे, जब ये मारवाड़ के शासक थे तो इनके साथ अच्छे संबंध थे। इनको मतलब उत्तराधिकार में हम कह सकते हैं कि इनको मनसब दिया गया था, दरबार में उच्च पद दिया गया था, सम्मान भी था। ये मुगलों की तरफ से दूसरे राज्यों के विरुद्ध लड़ते भी थे। लेकिन जब जो है ये जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, तो उसके बाद जो मारवाड़ के शासक बने, वे लोग हम कह सकते हैं कि मुगलों की सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए जो संबंध थे वो खराब हो गए। अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए और ये जो मुगल साम्राज्य के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। यहीं से जो है कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर भारत पर राज करना है, 2-3 वीडियो में मैंने बताया कि अगर भारत पर राज करना है तो मुगलों से राजपूतों से संबंध बना के रखना पड़ेगा। अगर कोई राजपूतों के विरुद्ध गया है तो उसका नाश हो गया है। थोड़ा देर में ही होगा, लेकिन हो जाता है, क्योंकि राजपूत बहुत ही कर्मठ, जिद्दी, शक्तिशाली होते थे। जिसको चाह लेते थे उसको बर्बाद ही कर देते थे। मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये जो चैप्टर है औरंगजेब के कंप्लीट होने के बाद सीधे हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो औरंगजेब को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेनाओं को हराया। इन टक्करों में शिवाजी छापा मार युद्ध का सहारा लेते थे। पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समक्ष समस्याएं उत्पन्न की। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया तथा चटगांव इस समय कहाँ है, बांग्लादेश में, चटगांव को अपना केंद्र बनाया। अतः वहाँ मुगल सेना भेजनी पड़ी, जिससे चटगांव को अपने अधिकार में कर अन्य भागों को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमी समुद्री तटों पर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने उनके इस उपद्रव को भी समाप्त कर दिया। मुगल साम्राज्य का अंत या पतन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मुगल साम्राज्य सरदारों के बीच आपसी झगड़ों षड्यंत्रों का अड्डा बन गया। अब जो षड्यंत्र होता था वो किसके बीच होता था, झगड़ा होता था किसके बीच, जो मुगल दरबार में अमीर अधिकारी, ओके, या फिर जो सरदार होते थे। कोई मतलब मान लीजिए 20 सरदार हैं तो 4 सरदार चाहते हैं किसी और को शासक बनाना, 4 चाहते हैं किसी और को, ओके, मतलब उन्हीं में झगड़ा होता रहता था। जो गुट था, मुगलों में गुट होता था, 3-4 सरदारों का अपना अलग गुट होता था, 3-4 सरदारों का अलग, ऐसे ऐसे करके। तो सभी लोग सोचते थे कि हमारे जो साथ में है वो शासक बन जाए। एक राजा के 4 पुत्र हैं तो कोई किसी को समर्थन देता था, कोई किसी को, क्योंकि मुगलों में नियम ये नहीं था कि भाई जो बड़ा है वही शासक बनेगा। मुगलों में नियम ही नहीं था कि जो बड़ा लड़का है या जो सबसे योग्य है, कोई नियम नहीं था शासक बनने का। तो इसलिए हमेशा विवाद होता रहता था। तो शीघ्र ही महत्वाकांक्षी एवं प्रांतीय शासक स्वतंत्र होकर कार्य करने लगे। अब चूंकि जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई, यानी मुगल सत्ता कमज़ोर थी, तो जो इसके अधीन छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर दी, स्वतंत्र रूप में कार्य करने लगे। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई जब 1739 में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया तथा दिल्ली को खुलेआम लूटा। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत पर 1739 ईस्वी में। उस समय भारत का यानी कि जो शासक था हिंदुस्तान का, वो था मोहम्मद शाह रंगीला। तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाई नादिर शाह ने, और मुग़ल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह रंगीला को इनको कैद भी कर लिया। मुग़ल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुग़ल सरदारों की विलासिता भी अधिक बढ़ गई। यानी मुग़ल सरदार जो थे काफ़ी ज़्यादा विलासी हो गए, क्योंकि केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई थी। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असंतोष और भेदभाव फैला, इससे जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता था कि वे अधिक आमदनी वाले जागीर हथिया लें। इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। मतलब जागीरदार जो थे काफ़ी भ्रष्ट हो चुके थे, विलासी हो गए थे। जागीरदार का यही उद्देश्य होता था कि हम बड़ी जागीर पाएँ, हमारे अधिकार में बड़ा क्षेत्र आ जाए, जिससे ज़्यादा टैक्स हमको मिले, ओके, जहाँ से ज़्यादा आमदनी हो। तो ये भ्रष्ट हो गए थे एक प्रकार से। सरदार स्वाधीनता की कल्पना करने लगे थे। जो छोटे छोटे सरदार थे, मैंने बताया छोटे छोटे राज्य के जो सरदार थे, शासक थे, वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगे थे, ओके। मुगल प्रशासन बहुत हद तक केंद्रित था और इसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती थी। अब भाई मुगल सम्राट की जो योग्यता सफलता वो किस पर निर्भर करती थी, सम्राट की योग्यता पर। जितना ज़्यादा सम्राट योग्य होगा, मुगल साम्राज्य उतना ही ज़्यादा विस्तृत और मजबूत होगा। योग्य सम्राटों के अभाव में वजीरों, सरदारों, मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की, जो कि मुगल दरबार के पतन का एक कारण बना। तो चूंकि जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी, तो जो सरदार थे, वजीर थे, मनसबदार थे, ये बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे। स्वयं अपने गुट के किसी व्यक्ति को राजा बनाना चाहते थे। इससे क्या हुआ, संघर्ष की स्थिति शुरू हो गई और मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां की, जैसे मराठा और राजपूतों को मित्र बनाने की बजाय उन्हें अपना शत्रु बना लिया। मैंने बताया था औरंगजेब जो है ये राजपूतों से बहुत बढ़िया संबंध नहीं रखता था, जबकि इसके पहले अगर हम देखें तो जो जहांगीर थे, अकबर थे, ये राजपूतों से बहुत बढ़िया संबंध रखते थे, जिससे उनका साम्राज्य बहुत बढ़ गया था। लेकिन औरंगजेब ने यही गलती की कि इसने मराठों से युद्ध छेड़ दिया, राजपूतों से युद्ध छेड़ दिया। इससे क्या हुआ, मराठे, राजपूत और जो भी जाट वगैरह थे सब इसके विरोधी हो गए। सिखों से भी इसने युद्ध छेड़ दिया, ओके। तो सारे वर्ग इसके विरोधी हो गए और सारे वर्ग जो है मुग़लों के विरोधी हो गए, यानी कि खासकर औरंगजेब के यहाँ पर। तो फिर इसकी सत्ता कमज़ोर हो गई। जो अधीन शक्तियाँ थी, छोटी छोटी शक्तियाँ थी, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु तक मुग़ल साम्राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। पूरे साम्राज्य का नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भारत पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण दक्षिण भारत के राज्य अपने को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। पहले उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाज़त मांगी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राज्य में दखल देना शुरू कर दिया
और भारतीय राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की और लगभग 200 वर्षों तक राज किया। तो जैसे औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, उस समय तक इसने मतलब कई राज्य जीत लिए थे। लेकिन मैंने ये बताया कि जब औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हुई, उसके बाद जो शासक बने वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला और बहुत सारे आते हैं, जहांदार शाह। ओके, तो वो सब जो शासक थे काफ़ी कमज़ोर थे, इसलिए जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमज़ोर हो गई। जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई, यानी जो मुख्य सत्ता थी दिल्ली की वो कमज़ोर हो गई, तो उसकी पकड़ सभी राज्यों से कम होती गई। अब जो दक्षिण में राज्य थे बहुत दूर थे उत्तर भारत से, तो दक्षिण के राज्य हमेशा चाहते थे कि हम स्वतंत्र हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर उतना कंट्रोल नहीं रहता था केंद्रीय सत्ता का। और इस प्रकार जो है मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप भी था, अंग्रेज़ भारत में आ चुके थे, तो वो भी अपना साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ाने लगे। तो ये भी मुग़लों के अंत का एक कारण बना, पतन का एक कारण बना। ओके, क्योंकि पहले आए तो उन्होंने अनुमति मांगी व्यापार करने की, धीरे धीरे उन्होंने व्यापार को विकसित किया, बढ़ाया, फिर साम्राज्य अपना धीरे धीरे स्थापित करने लगे, क्षेत्रों को जीतने लगे, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास युद्ध वगैरह से संबंधित जो हथियार हैं उसकी कमी थी नहीं, बड़ी बड़ी नावें थीं, नौसेना थी, तो इसलिए डरते थे नहीं। भारतीयों में भी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी कि बड़े बड़े औजार हैं। इसके अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बना, मैंने आपको बताया। नादिर शाह, ये देखिए नादिर शाह के बारे में बताया गया। नादिर शाह फारस या ईरान को पहले फारस कहते थे, तो वहाँ का शासक था। उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। कहाँ का निवासी था? फारस का, यानी कि वर्तमान में फारस का नाम है ईरान। भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होकर 1739 ईस्वी में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में उसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह भारत का कोहिनूर हीरा तथा तख्ते ताऊस सहित अनेक कीमती सामानों को लूटकर अपने साथ ले गया। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा है। ओके, जो ब्रिटेन की महारानी है उनके मुकुट में कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। जो ब्रिटेन की महारानी बनती हैं वो उस मुकुट को पहनती हैं। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बिंदु, मतलब मुग़ल साम्राज्य के कारण कौन कौन से थे, यहाँ शॉर्टकट में बताया गया। जैसे उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन एवं शक्ति नष्ट होती थी। मैंने बताया भाई जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध क्यों होता था, क्योंकि राजा के मरने के बाद कौन सा बेटा राजा बनेगा अगला, इसका कोई नियम नहीं था। उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था कि मान लीजिए राजा की मृत्यु हो गई, अब उसके 4 बेटे हैं, तो किस आधार पर राजा बनाया जाए? योग्यता के आधार पर, बड़े छोटे के आधार पर। ओके, किस आधार पर राजा बनाया जाए, ये स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसलिए हमेशा जब राजा की मृत्यु होती थी, बादशाह की मृत्यु होती थी, तो उसके लड़कों में संघर्ष होने लगता था और हर एक लड़के को 3-4 अमीर सपोर्ट करते थे। तो अमीरों का अपना एक गुट होता था, अमीर वर्ग, जो अधिकारी वर्ग होते थे मुग़ल दरबार में, उनका एक अपना अलग गुट होता था। मान लीजिए 4 अधिकारी किसी दूसरे लड़के को चाहते हैं राजा बनाना, 4 किसी दूसरे को चाहते हैं, 4 किसी दूसरे को, तो ऐसे संघर्ष होता रहता था। तो इससे भी मुग़ल साम्राज्य काफ़ी पतन की अवस्था में आ गया था। फिर है सम्राट के कमज़ोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। मैंने बताया जब केंद्रीय सत्ता यानी कि जो मुख्य बादशाह है, जब उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती थी, तो उसके अधीन जो छोटे छोटे राज्य हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते थे। ओके, प्रांतीय यानी कि जो छोटे छोटे प्रांत थे वहाँ के गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते थे। फिर है मुग़ल शासन के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचा था, ना ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया था, जमींदार असंतुष्ट होने लगे, अतः इन सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जो है कि उनके पास ना तो मतलब ज़्यादा पैसा था कि नगद वेतन दे पाएँ, और ना तो उतना ज़्यादा उनके पास जागीर थी, क्योंकि अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और जागीर तो ज़मीन उतनी ही रहती है। तो अब किन अधिकारियों को कितना ज़मीन दिया जाए जागीर के रूप में, ये स्पष्ट नहीं था। तो जो जागीरदार थे, अधिकारी थे, वो नाराज़ हो जाते थे। ओके, तो सरदार फिर संघर्ष कर देते थे। सरदार मतलब जागीरदार।
ओके, सरदार भी होते थे, जागीरदार, अधिकारी, इनको सबको जो मुख्य बादशाह होता था वो ज़मीनें दिया करता था। अगर नगद वेतन दे देता है तो ठीक है, नगद नहीं दे पाता तो छोटा सा क्षेत्र दे देता था कि यहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए और फिर थोड़ा बहुत हमको दीजिए और बाकी आप ले लीजिए। मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शान शौकत में व्यतीत होता था, इसलिए काफ़ी धन इस पर वो व्यय करते थे। इससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया। भाई बहुत ज़्यादा ये लोग लेट कर अंगूर खाते थे। मोहम्मद शाह रंगीला तो ऐसा शासक था, ओके, कि मतलब साम्राज्य से, राज्य से कुछ लेना ही देना नहीं, लेट कर अंगूर खा रहे हैं एकदम नवाब की तरह। तो ये भी एक कारण बना पतन का। इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। वैसे जो मुगल साम्राज्य है वो 19वीं शताब्दी तक चलता है, 1858 तक। ओके, 1858 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य रहता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद जो शासक है बहुत कमज़ोर थे, उनका कोई प्रभाव नहीं था। वास्तविक जो नियंत्रण था अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाता है। बाकी वैसे तो शासन रहता है 1858 तक, यानी 1857 में जब क्रांति होती है, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसके बाद मुगलों का एकदम सफाया होता है जड़ से। फिर यहाँ है और भी जानिए, औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में लगभग आधा समय दक्षिण के युद्धों में व्यतीत किया। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करोड़ को हटा दिया। औरंगजेब ने मुगल सिक्कों पर कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया। ओके, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका जो औरंगजेब का चैप्टर था ये भी कंप्लीट हुआ, यानी मुगल पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए जो अयोग्य उत्तराधिकारी हैं आगे वाले, उनके बारे में हम लोग को यहाँ पर नहीं पढ़ना। अब इस चैप्टर के बाद हम लोग को पढ़ना है मराठा साम्राज्य के बारे में। ओके, मराठा साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, ओके, शिवाजी कौन थे, इस बारे में पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा मुगल संस्कृति पढ़नी है कि कौन कौन सी इमारतें मुगल काल में निर्मित हुई। फिर आपका जो क्लास 7 का किताब है ये कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।